हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू और आज हम बात करेंगे प्रस्ताव के बारे में। तो आज हम जो प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे उसमें पहला है प्रस्ताव होता क्या, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे और धन्यवाद प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो यहाँ पास नहीं लिखे हुए हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख अंतर के बारे में बात करेंगे। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसके अलावा जो है स्थगन प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो में आ जाते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमको यह जानना जरूरी होता है कि कोई भी प्रस्ताव जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह बिना लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा रहा है और या राज्यसभा के जैसे सभापति उसे अनुमति नहीं देते हैं कि आप इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो बिना उनकी अनुमति के उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। तो यह सबसे पहले जान लेने वाली बात है। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्ताव। तो संसद को किसी जानकारी से अवगत कराने या संसद से कोई जानकारी प्राप्त करने का माध्यम या फिर आप बोल सकते हैं साधन है प्रस्ताव। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। संसद को किसी जानकारी से अवगत कराने या संसद से कोई जानकारी प्राप्त करने का माध्यम प्रस्ताव कहलाता है। अर्थात कोई जानकारी यदि हमको संसद से लेनी है, जैसे केंद्र सरकार ने कुछ योजनाओं को निकाला है तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा में कितने का बजट किस राज्य को प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ, इसके यदि विपक्ष को जानकारी लेनी होगी तो आप प्रस्ताव लाएंगे ताकि वह सरकार से उसके बारे में जानकारी ले सके। या फिर मनरेगा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो केंद्र सरकार है वह विपक्ष को या फिर लोकसभा या राज्यसभा में बताना चाहे तो वो भी एक प्रस्ताव के रूप में ही बताएगी, इस पर चर्चा होगी। जैसे कि जो भी सत्र होता है तो उसमें जो चर्चा होती है वह प्रस्ताव के अंतर्गत ही होती है। इसके बाद देखते हैं कि प्रस्ताव के अंतर्गत मैंने 3 पॉइंट बनाए हुए हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और एक पॉइंट बनाया हुआ पूरक प्रस्ताव। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, वह भी मैं क्यों नहीं लिखा वह बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होता है। जो 3 पॉइंट है A, B, C प्रस्ताव जो है वह 3 प्रकार का होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, लेकिन प्रस्ताव के अंतर्गत हम 3 प्रस्ताव को मानते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसको हम मूल प्रस्ताव भी कहते हैं, तो वह होता क्या है? यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है। मैं क्या बोल रहा हूं? यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों इत्यादि पर महाभियोग चलाया जाता है। तो जो ऐसे प्रस्ताव है उसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव या फिर मूल प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत होगा? जब राज्यसभा या फिर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब राज्यसभा में जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसे वेंकैया नायडू जी ने जो भारत के उपराष्ट्रपति भी है उन्होंने इसकी प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति ही नहीं दी, तो वह जो प्रस्ताव है वह रद्द हो गया। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत कौन कौन से विषय आ जाएंगे? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर जो कैग के जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, उन सभी पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अनुमति दे तो इस पर फिर चर्चा होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में। तो जो स्थानापन्न प्रस्ताव है वह क्या होता है? यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। अब देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं इसको। यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना? स्थगित। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए अगर जो वेंकैया नायडू जी ने चीफ जस्टिस वाला जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसे संसद में चर्चा करने की अनुमति दे दी, लेकिन उसके बाद जो केंद्र सरकार के कुछ मंत्री है वह लाते हैं क्या? स्थानापन्न प्रस्ताव, उसे भी चर्चा के लिए मंजूरी दे दी। और यदि स्थानापन्न प्रस्ताव पारित हो जाता है राज्यसभा में तो जो स्थानापन्न प्रस्ताव है वह किसका स्थान ले लेगा? मूल
महत्वपूर्ण प्रस्ताव या फिर मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेगा। मतलब जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव या फिर मूल प्रस्ताव है वह स्थगित हो जाएगा और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो यदि विपक्ष जो है वह महत्वपूर्ण प्रस्ताव ला रहा है तो जो केंद्र सरकार है वह स्थानापन्न प्रस्ताव लाकर उसे पारित कराकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित कर सकती है। इसके बाद जो पूरक प्रस्ताव है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। तो यह जो है वह मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव, इसके ऊपर प्री से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, मगर प्रस्ताव के बारे में आपको जानना जरूरी है, इस कारण मैंने इसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद देखते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने या उससे संबंधित प्रश्न पूछने हेतु, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने या उससे संबंधित प्रश्न पूछने हेतु। मतलब यदि कोई मंत्री है या फिर मैं इस पर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वर्तमान समय में अभी केरल में बाढ़ आई हुई है, तो वहां पर किसका कार्य बनता है, आपदा एवं प्रबंधन जो मंत्रालय है उसके जो मंत्री है उसका कार्य बनता है कि वहां पर वो सहायता पहुंचाए, लोगों की सेवा करे। यदि आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय के जो मंत्री है वह ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा, विपक्ष क्या है, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगा ताकि वह इस पर चर्चा कर सके। क्यों चर्चा कर सके, क्योंकि वह सार्वजनिक महत्व का महत्वपूर्ण विषय है और वह जो संबंधित मंत्री है उसका ध्यान उस तरफ खींचेगा कि आपको केरल जो है जहां पास बाढ़ आया हुआ वहां पास लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मंत्रालय है वह आपदा एवं प्रबंधन मंत्रालय है। तो आपने क्या क्या ऐसे कार्य किए जिससे वहां के लोगों की जो परेशानी है वह कम हुई। तो यह सारी चीजें जो है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत आएंगी। इसी कारण मैंने कहा कि अति सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने या उससे संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, या फिर कौन कौन से कार्य जो है वह केरल में चल रहे हैं, कितनी राशि वहां पर सहायता के लिए पहुंचाई गई है, कितने लोगों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया, इत्यादि प्रश्न भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा पूछा जा सकता है यदि इस पर कोई भी चर्चा ना हुई हो संसद में तो। इसके बाद देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। प्रत्येक आम चुनाव की पहली सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हमने जो पुराने वीडियो है उसमें कई बार चर्चा की है। मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में हमने बात की है। जैसे राष्ट्रपति का एक वीडियो होगा उसमें हमने धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बताया। इसके अलावा एक और वीडियो है जब हम मंत्रिपरिषद या फिर संसद के बारे में बात कर रहे थे तब भी हमने धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन वाला जो वीडियो है उसमें भी धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई थी। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ या फिर ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फिर भी ऐसा कुछ पॉइंट्स हैं जो इससे पूछे जाते हैं तो उसको मैं अभी थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रत्येक आम चुनाव की पहली सत्र अर्थात जब भी लोकसभा का निर्वाचन होता है उसके बाद जो संसद का पहला सत्र होता है वो, एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में, जैसे कि हम जानते हैं जब कोई वर्ष समाप्त होता है, जैसे 2017 समाप्त होने के बाद जब 2018 लगा तो 2018 में संसद का जो पहला सत्र होगा उसकी जो पहली बैठक होगी उसमें कौन अभिभाषण देता है सदन को, राष्ट्रपति अभिभाषण देता है या फिर संबोधित करता है। और वह जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई जाती है और वह उस पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं या फिर अभिभाषण भी कहते हैं वह संबोधित करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे भी हमने पहले पढ़ चुका है तो यह भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसका मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद अगला पॉइंट है धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना, धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जो धन्यवाद प्रस्ताव उसमें राष्ट्रपति जो संबोधन देता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखा जाता है और उसमें उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका वर्णन होता है। यदि यह जब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए वोटिंग होती है या फिर मतदान होता है, यदि विपक्ष चाहे तो फिर क्या होता है, यदि ऐसा हो जाए
कि जो धन्यवाद प्रस्ताव है वह सदन में पारित ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना भी आवश्यक हो जाता है यदि विपक्ष मतदान के लिए उसको इस मुद्दे को उठाता है सदन में, तब ऐसी परिस्थिति में। उसके बाद हम देखते हैं कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव होता क्या है? यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि संसद में कितना ज्यादा वाद विवाद होता है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं उसको। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इस पर मतदान किया जाता है। तो जब किसी वाद विवाद को समाप्त करना हो और उस पर मतदान करना हो तो फिर कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। तो अगला पॉइंट मैंने उसी के ऊपर बनाया हुआ है कि कटौती प्रस्ताव जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। तो यह ज्यादा क्वेश्चन तो इसके ऊपर बनते नहीं है, जो उसके प्रकार होते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बन सकता है कि कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 4 प्रकार के होते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। जब कटौती प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो साधारण कटौती के अंतर्गत जो है केवल मतदान की बातें की जाती है, मतलब वाद विवाद के पश्चात मतदान जो होता है वह साधारण कटौती के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं हम घटकों में कटौती। तो जब कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो क्या किया जाता है? बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो बहुत वर्षों से लंबित होते हैं, तो उन सभी विधेयकों को एक समूह के अंतर्गत एक साथ लाया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है, और चर्चा करने के पश्चात क्या किया जाता है? उस पर मतदान किया जाता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो कई वर्षों से लंबित चलते हैं, तो घटकों में जो कटौती है उसके अंतर्गत ऐसे विधेयकों का समूह बनाया जाता है। उन विधेयकों पर उसके बाद चर्चा होती है, और जब चर्चा पूर्ण हो जाती है तो फिर उस पर मतदान होता है। यह होता है घटकों में कटौती। इसके बाद हम बात करते हैं कंगारू कटौती के बारे में। तो कंगारू कटौती नाम क्यों दिया गया है? तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम पूरे जो भी कोई विधेयक होगा उस पर पूरी तरीके से चर्चा नहीं करते हैं। जैसा अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो कोई विधेयक के 10 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे 10 खंड हैं किसी विधेयक के। तो हमको सभी खंडों पे चर्चा ना करके केवल 3, 6 और 9 ऐसे 3 खंड है जिस पर चर्चा करनी होगी। तो हम 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 ऐसे खंड है जिस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इन सभी खंडों को हम क्या मानेंगे कि ये सारे खंड जो है उस विधेयक के पारित हो गए। लेकिन 3 खंड जो है 3, 6 और 9 इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी कारण इसे कंगारू कटौती कहा जाता है, मतलब कंगारू उछल के चलता है। तो वैसे ही जैसे तीसरे खंड, 6वें खंड और 9वें खंड में बस चर्चा होगी, पूरे विधेयक पर चर्चा नहीं होगी। तो यह जो होता है वह कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं गिलोटिन कटौती की। तो कई बार क्या होता है, संपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा नहीं करते हैं, विधेयक के कुछ खंडों पर चर्चा करते हैं। जैसे 3, 6 और 9 इन खंडों पर चर्चा की, बाकी चर्चों पर हमने खंडन नहीं किया, उसे सीधा पारित कर दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई खंड छूट जाता है, जैसे चौथा खंड जो है वो हमसे छूट गया। तो जो ऐसे खंड छूट जाते हैं उस पर बाद में जब हमें चर्चा करके मतदान करना होता है तो हम गिलोटिन कटौती के अंतर्गत ही उस पर चर्चा करते हैं और उसके पश्चात मतदान करते हैं। तो यहाँ पास मेरा कटौती प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रस्ताव वाला जो पोर्शन है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में कंपेयर करेंगे। इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के बारे में भी बात होगी।